हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आपका स्वागत है स्टडी विथ अनुपम क्लासेज में। जैसा कि हम आपसे वादा किया था कि हर संडे आप लोग के लिए एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स लेके आएंगे, जिसमें हम क्लास 9 से स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। तो आज हम वही क्लास लेके आए हैं और आप लोग को आज एनसीईआरटी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज हम समझेंगे कि पालमपुर की कहानी के बारे में आज हम समझेंगे। आज हम क्या समझेंगे? पालमपुर की कहानी। हम आज पालमपुर की कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि पालमपुर की कहानी हमें क्या बताता है। तो चलिए हम समय को गवाए बिना क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, जैसा कि इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। हम जो इस चैप्टर में पालमपुर गांव के बारे में पढ़ेंगे, वो एक क्या है? काल्पनिक गांव, वास्तविक गांव नहीं है। जैसे कि अपना लोग जिस गांव में रहते हैं उसे वास्तविक गांव कहते हैं, इसे एक अनुमान लगाया गया काल्पनिक गांव है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। पालमपुर के जो लोग हैं अक्सर किस पे निर्भर है? खेती पे निर्भर है। वहाँ का लोग अक्सर खेती करते हैं, जबकि अन्य कई क्रिया लघु स्तरीय विनिर्माण हो गया, डेयरी हो गया, परिवहन हो गया आदि सीमित स्तर पर की जाती है। ये सब जो हो गया ये सब सीमित मात्रा में करते हैं। इस उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकताएं होती है तथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तु, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधनों किस प्रकार समायोजित होते हैं। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं। परिचय। पालमपुर पालमपुर आसपास पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। पालमपुर जो गांव है वो आसपास के गांवों से और कस्बों से क्या है? भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव है, मतलब पालमपुर गांव के बगल में एक बड़ा गांव है जिसका नाम क्या है? रायगंज। वो पालमपुर गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव से रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तु से लदी हुई बैलगाड़ियाँ हो गया, भैंसा बग्घी हो गया, मतलब क्या होता है? गुड़ से जो लदी गाड़ी होता है और इसी रास्ते से होकर जाती है। तो लेकर अन्य कई तरह के वाहनों जैसे मोटरसाइकिल हो गया, जीप हो गया, ट्रैक्टर हो गया और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातीय के लगभग 450 परिवार रहते हैं। ये जो पालमपुर गांव है इसमें मात्र 450 ही परिवार है। गांव के अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति, मतलब उच्च जाति जो होता है 80 परिवार है। उनके मकान, जिसके कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। वो जो जिसके पास बहुत ज़्यादा खेत 80% 80 परिवार जो है उसके पास क्या है? बहुत ज़्यादा खेत है। उसका घर आप जब देखिएगा उसका घर क्या चीज़ से बना हुआ है? सीमेंट और ईंट से बना हुआ है। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या की 1/3 है, और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं। मतलब दलित जो जाति है वो क्या करता है? एक छोटे से मतलब कोने, मान लीजिए कि मतलब एक बहुत बड़ा गांव है, मान लीजिए 450 परिवार का गांव है, और उसको एक मतलब उसमें से 80 ऐसा परिवार है। हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए 80 ऐसा परिवार है जो ज़्यादा अमीर है। क्या है? अमीर है। और 1/3 परिवार क्या है? गरीब है, मतलब दलित है। वो क्या करता है? छोटे से जगह में रह रहा है। किस जगह में? छोटे से जगह में रह रहा है। जबकि ये क्या है? इसका घर क्या है? मकान का है। क्या चीज़ का है? मकान का है। और ईंट से बना हुआ है, ईंट का बना हुआ है। तो ये सब का घर क्या है? छोटा है। तो चलिए अब आगे हम समझाते हैं आपको। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है।
पालमपुर जो गांव है उसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय है, तो आप याद रखिएगा कि 2 प्राथमिक विद्यालय है और 1 हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पालमपुर गांव में जो है कितना राजकीय स्वास्थ्य केंद्र है, तो आप याद रखिएगा पालमपुर में कितना राजकीय स्वास्थ्य केंद्र है। पालमपुर गांव में 1 राजकीय स्वास्थ्य केंद्र है। 1 मिनट, हम आपको हेडलाइट कर देते हैं इससे। पालमपुर गांव में जो है कितना, 1 राजकीय स्वास्थ्य केंद्र है और निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। यहाँ पे क्या है, रोगी का क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि पालमपुर में आपको क्या सब देखने के लिए मिला, तो आप बोलेंगे पालमपुर में सड़क भी है, बिजली भी है, सिंचाई भी है, मतलब सारा चीज़ लगभग पर्याप्त मात्रा में है। तुलना में अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधा से कीजिए। आप ये जो है ये बोल रहा है कि देखिए कि पालमपुर गांव में जो सब चीज़ उपलब्ध है, क्या आपके गांव में वो सब चीज़ उपलब्ध है? आप अपने गांव से तुलना कीजिए। तो एनसीईआरटी क्या करता है, हमें मतलब कोई चीज़ सिखाता है। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि एनसीईआरटी को अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो किस तरह से पढ़ना चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा तो हम उस पर आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना देंगे कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव से विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधित गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियां जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार के क्रियाओं पर विचार करेंगे। चलिए अब आगे समझते हैं कि आगे क्या करता है। उत्पादन का संगठन। उत्पादन जो होता है, उत्पादन का संगठन क्या सब होता है। जैसे उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? उत्पादन का जो उद्देश्य होता है ऐसी वस्तु और सेवाओं से होती है जिसका आवश्यकता हमें होता है। मान लीजिए कि कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका आवश्यकता आपको है, तो वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए 4 चीज़ आवश्यकता हो। अगर आपसे पूछा जाए वस्तु और सेवा के लिए क्या चीज़ सबकी आवश्यकता हो, पहले होगा भूमि होगा, फिर होगा पूंजी होगा, फिर श्रमिक होगा, फिर उद्यमी होगा। तो हम आपको अच्छे से इस सबको समझाते जा रहे हैं। चलिए समझिए क्या कह रहा है। पहले 1 मिनट, चलिए पहली आवश्यकता है पहली आवश्यकता है कि भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रमिक, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिक की जरूरी होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरा आवश्यकता क्या होता है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए वस्तु और सेवा के उत्पादन के संगठन के लिए पहले भूमि हो गया, दूसरा क्या हो गया, श्रमिक हो गया। तीसरा आवश्यकता भौतिक पूंजी। अगर आपके पास रुपया रहेगा तब तो आप वस्तु और सेवा का उत्पादन करेंगे। अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह का आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती है? तो चलिए हम देखते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत क्या सब चीज़ आते हैं। मदें मतलब हुआ कि क्या सब चीज़ इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि औजार हो गया, मशीन हो गया, भवन। औजार तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनों जैसे जनरेटर हो गया, टरबाइन हो गया, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई
वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें अस्थाई पूंजी कहा जाता है। इसको जो है, ये मान लीजिए कि ये, एक मिनट हम आपको बताते हैं। ये जो औजार हो गया, औजार, ये जो औजार हो गया, ये सब क्या हुआ, अस्थाई पूंजी है। आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। औजार हो गया, मशीन हो गया, भवन हो गया। ये औजार तथा मशीन अत्यंत साधारण औजार है। जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें अस्थाई पूंजी कहते हैं। आप देखिएगा कि एक बार आदमी जब मशीन को खरीद लेता है, उसको कितने सालों तक प्रयोग करता है, इसलिए इसे अस्थाई पूंजी कहा गया है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कच्चा माल और नगद मुद्रा उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सूत और कुम्हारों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली मिट्टी। मतलब बुनकर जो होता है वो जो प्रयोग में सूत लाता है, एवं वो कुम्हार जो होता है वो मिट्टी का प्रयोग करता है। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसे की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। जो कोई भी जैसे कच्चा माल हो गया, रुपया, इसे क्या कहा गया, कार्यशील पूंजी। उसे क्या कहा गया था, अस्थाई पूंजी, क्योंकि इसे एक बार खरीदने के बाद अत्यधिक दिन तक प्रयोग किया जाता था, तो इसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों जैसे विभिन्न चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है। आपको स्वयं उपभोग हेतु, बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यमी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज इसे मानव पूंजी, आज इसे क्या, मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। अगला अध्याय 9th के बाद जब हम 10th में जाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, मानव पूंजी के बारे में अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे देखिए कि ये देखिए कारखाना है। क्या है, कारखानों में मशीनों पर कार्य करते श्रमिक। ये जो कारखाना है इसमें देखिए मशीन है और इस पे श्रमिक क्या है, कार्य कर रहे हैं। ठीक, चलिए, चित्र के उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और अस्थाई पूंजी का पहचान कीजिए। आप इसमें से पहचान कीजिएगा कि भूमि क्या है, श्रमिक और अस्थाई पूंजी क्या है, उसको आपको पहचान करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, देखिए, चलिए हम आगे समझते हैं कि उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिसे हम उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी और पूंजी कहेंगे। मतलब सुविधा के लिए हम भौतिक पूंजी को क्या कहेंगे, पूंजी कहेंगे। जो भौतिक पूंजी है हम उसको पूंजी करके जाने। चलिए हम पालमपुर की में खेती, भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। पालमपुर में जो खेती है वो क्या है, उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। आप इम्पोर्टेंट करते जाएंगे। प्रमुख क्रिया है, काम करने वाले में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। यहाँ पे जो है काम करने वाले जो व्यक्ति है वो 75% किस पे जीविका खेती पर निर्भर करती है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ। इन लोगों का जो हित होता है ना मेरे प्यारे दोस्त, वो खेत से जुड़ा। किसान देखते होंगे कि अपनी भूमि से कितना प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। अगर आप मान लीजिए कि बोलेगा कि हम आपको ये भूमि देते हैं और दूसरी जगह ले लीजिए भूमि, तो कभी नहीं छोड़ेगा। उसको उस भूमि से बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव होता है। तो चलिए, लेकिन याद रखिए कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः अस्थिर होता है। पालमपुर, अब देखिए, पालमपुर
पालमपुर में वर्ष वर्ष 1960 में आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है, क्योंकि भूमि क्या होता है, अस्थिर होता है। आप मान लीजिए वो भूमि अस्थिर है, आप मान लीजिए आपको जैसे 1 बीघा खेत है, क्या 1 बीघा खेत से बढ़कर कभी 2 बीघा हो सकता है? नहीं ना हो सकता, 1 बीघा ही रहेगा। उस समय तक गाँव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। पालमपुर में जो है कुछ बंजर भूमि था, उसे क्या किया गया, कृषि योग्य बनाया गया। पहले उस पर मतलब कोई भी खेती नहीं किया जा सकता, अब उस पर क्या किया जा सकता है, खेती किया जा सकता है। तो भूमि में बदल दिया गया था, नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। भूमि को जो हम मापते हैं उसकी मानक इकाई क्या होता है, हेक्टेयर होता है। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसे क्षेत्रीय इकाई में भी किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाली वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपनी स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? आप अपने 1 हेक्टेयर का खेत जो होगा उसका तुलना आप अपने स्कूल के मैदान से कीजिए। क्या मेरा 1 हेक्टेयर का जितना बड़ा खेत है उतना बड़ा स्कूल का मैदान है? क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर, यहाँ पे होता अक्टूबर, गलत लिखा हुआ है, अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है, मतलब खेती होती है। सर्दी मौसम मौसम यानी रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादन गेहूं से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। मतलब जितना खेती करते हैं, जितना उसे आवश्यकता होता है वो उतना रखते हैं और उसे क्या करते हैं, रायगंज की मंडी में बेच आते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारी को बेचा जाता है। मतलब गन्ना जो शाहपुर के व्यापारी को बेच दिया जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलों इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ मतलब सिंचाई का सुविकसित व्यवस्था है। मतलब वहाँ पे अच्छी व्यवस्था है सिंचाई का, इसलिए जो है पालमपुर के जो व्यक्ति है एक मतलब वर्ष में 3 फसल उगा लेते हैं। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। पालमपुर जो गाँव था वहाँ पे बिजली बहुत जल्द आ गया था। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। जब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे, लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाली नलकूपों जैसे से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसानों ने अपनी निजी नलकूप लगाना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र का सिंचाई होने लगा 1970 के दशक में। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। अगर अभी भी आप देखेंगे भारत में इस तरह का सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदियाँ मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होता है। दक्षिण पठार जो है उधर क्या होता है, सिंचाई कम होता है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होता है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहा जाता है।
अगर आप एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उपजाते हैं, मतलब पैदा करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। यही है एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका। स्लोली पढ़ना है। पहली जब आप फर्स्ट बार एनसीईआरटी पढ़े तो एनसीईआरटी को समझ समझ के खुद से समझे, और ऐसे करके ही पढ़ाया जाता है। इसलिए हम जिस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप उसी तरह से पढ़ें। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे समान प्रणाली है। पालमपुर में भी सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसल पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरे फसल के रूप में आलू पैदा करते हैं। जैसे देखिए, ये गेहूं हो गया, ये बाजरा हो गया, ये गन्ना हो गया, ये आलू, ये सब फसल जो है पालमपुर के गांव में अत्यधिक उपजाऊ करते हैं। चलिए हम समझते हैं, आइए कुछ चर्चा करते हैं। सारणी 1.1 में 10 लाख यानी 10 लाख हेक्टेयर की इकाई में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। सारणी के नीचे दिए गए आरेख में इसे चित्रित करें। आरेख क्या दिखाता है? कक्षा में चर्चा करें। आप कक्षा में जाके चर्चा कीजिए इस पे। क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है? क्यों? चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए, 1950 से 51 तक 129 जुताई क्षेत्र था। उसके बाद 1990 से 1991 में 157। धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब जो पहले बंजर भूमि था उसको क्या क्या उपजाऊ बनाते गया, धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें बढ़ोतरी हुआ। फिर आप देखिए कि 2014 से 2015 में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 157 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, घटा है। कुछ क्या है, घटा है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये तो ग्राफ हो गया। आप यहाँ से पढ़िए। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाले फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। ये जो सारणी दिया गया है, आपके जो गांव में फसल उपजता है उसको इसमें क्या करना है, भरना है। तो आप यो सारणी यहाँ दिया गया, सॉरी, सारणी यहाँ पे नीचे दिया गया, उसमें क्या है, भरना है। चलिए, आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविधि फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेतों में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। पारंपरिक बीजों का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि जैसे कि हम इस बार जो बीज से उपज किए, फिर दूसरे बार भी हम उससे जो फसल हुआ उसी फसल का हम क्या करते हैं, अगले बार बीजों के रूप में प्रयोग करते हैं, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय का गोबर और दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। मतलब किसान को ये सब चीज़ खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने की तरीके सिखाए। 1960 के दशक में क्या हुआ, हरित क्रांति आया और एक नया बीज लेकर आया, HYV द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने का तरीका सिखाया। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों को एक ही पौधे से ज़्यादा, देखिए HYV एक ही पौधों से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षाएं कहीं अधिक अनाज का मात्रा पैदा होने लगा। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजाति वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि का संयोजन से ही संभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश
के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीके का सबसे पहले प्रयोग किया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जो है भारत भारत में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती की आधुनिक तरीके से सबसे पहले प्रयोग किया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ के किसानों ने आधुनिक कृषि करना प्रारंभ किया था, तो आप क्या कहेंगे? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती के में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहा गहाने के लिए मशीन खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुआ। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों में उपज 3200 किलोग्राम। अब देखिए कि परंपरागत बीजों का जब प्रयोग करता था पालमपुर गांव का किसान, तो उसे मात्र 1300 किलोग्राम उपज होता था। जब जब HYV मतलब पालम तो HYV का जब प्रयोग किए करने लगा, तो 3200 किलोग्राम उसे उपज होने लगा, प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गए। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं काफ़ी मात्रा में उपलब्ध थी। तो इस पे आपको चर्चा करना, इसको आपको देख लेना है कैसे कैसे दालों का उत्पादन कैसा था। तो अब चलिए हम आपको आगे समझाते हैं। एक आरेख बनाकर दिखाइए, क्या हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध हुआ? विचार करें, गेहूं और चावल के लिए, दोनों के लिए हरित क्रांति सफल हुआ। आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है? पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की ज़रूरत पड़ती है। क्या है कि यहाँ पे नया बीज लेना है, तो नकद की तो आवश्यकता पड़ेगा ही। चलिए, सुझाई गई क्रियाएं। खेत पर जाने के पश्चात अपने क्षेत्र के कुछ किसानों से बात कर यह मालूम कीजिए, आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित खेती की इन विधियों में से किसान किसका प्रयोग करते हैं? एक टिप्पणी लिखिए। इस पे आपको कुछ चर्चा करना किसानों से बातचीत करके। चलिए हम यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन है? प्राकृतिक। अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। हम क्या करेंगे? हम लोग प्राकृतिक संसाधन का सावधानी पूर्वक प्रयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? उसका उत्पादन क्षमता कम होता जाएगा। वैज्ञानिक रिपोर्टों के संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधनों आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों की अधिक प्रयोग से मिट्टी का उर्वरकता कम हो गई। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल का स्तर जो है मेरे प्यारे दोस्त, सतत प्रयोग से भूमि जल स्तर कम हो गया। मिट्टी की उर्वरकों और भूमि जल जैसे पर्यावरणीय संसाधनों कई वर्षों में बने हैं। एक बार नष्ट होने के बाद पहले पुनर्जीवित करना बहुत कठिन होता है। अगर कोई चीज़ एक बार नष्ट हो गया, प्राकृतिक चीज़, उसको पुनः से प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सुझाई गई क्रिया, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्या बोलता है आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये किसान है। किसान का देखिए, किसी का छोटा छोटा खेत है, ये देखिए कितना बड़ा, किसी का बड़ा खेत है। तो ये आप यहाँ पे समझिए। रासायनिक उर्वरक ऐसा खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधे को तुरंत उपलब्ध हो जाता है, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती है। वे मिट्टी से निकलकर भूमि जल, नदियाँ और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट
कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग में कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। स्रोत डाउन टू अर्थ नई दिल्ली। ये ये जो स्रोत है कहाँ का है? डाउन टू अर्थ न्यू दिल्ली। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि वहाँ की खेती लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। चलिए, पालमपुर की किसान में भूमि किस प्रकार वितरित है? आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोग के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवार में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित हैं। बाकी परिवार में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होता है। 1960 के कृषक गोविंद के पास तो 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थे। गोविंद अपने तीन पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात जब गोविंद का मृत्यु हो गया तो यह भूमि उसके तीनों पुत्रों के बीच क्या हो गया? बट गया। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों का बावजूद गोविंद के बेटे अपनी ज़मीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सभी भाई ये जो है संयुक्त परिवार क्या होता है? टूट जाता है, जिसके कारण सभी भाई अपने अपने में क्या करता है? उस भूमि को बंटवारा कर लिया, जिसके कारण भूमि का जो आकार था वो छोटा हो गया और आप मान के चलिए उसमें कोई भी मशीन का भी प्रयोग करना कठिन हो गया होगा। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है। चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। जैसा कि हम आपको दिखाए कि ये देखिए छोटे छोटे भूमि का टुकड़ा किस तरह से बटा हुआ, किसी के पास बड़ा भूमि है, किसी के पास छोटा भूमि है। तो चलिए अब समझते, आप अपने बुक को आगे में रखिएगा और देखते जाइएगा फिगर को। तो अब देखिए चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़े को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मंझोले और बड़े किसानों को 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसान के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। क्या है? 10 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि है। चलिए अब आगे हम समझते हैं। ये देखिए किसान किस प्रकार से खेती कर रहा है, हल का प्रयोग कर रहा है, ये सिंचाई कोई रसायन का प्रयोग कर रहा है खेतों में। तो अब हम आगे देखिए, ये ट्रैक्टर का प्रयोग कर रहा है, ये हल का प्रयोग कर रहा है। खेतों में कार्य गेहूं की फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई। तो अब देखिए, अब इस पे आप ये जो है 1.5 में क्या ये सब आप पढ़ के उस पर चर्चा देख लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा?
भूमि के पश्चात श्रम उत्पादनों का दूसरा आवश्यक कारक होता है। उत्पादन का दूसरा कारक क्या होता है? श्रम होता है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। जब हम खेती करते हैं तो क्या होता है? हमें परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं, छोटा जो किसान होता है वो क्या करता है? अपने परिवारों के साथ ही उस खेतों में क्या करता है? कार्य करता है। जबकि बड़े किसानों को श्रम की आवश्यकता होती है। तो इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की आवश्यकता स्वयं ही करते हैं। मान लीजिए कि उसका जो छोटा किसान है, उसको जो श्रम की आवश्यकता, तो वो क्या करता है? खुद अपने परिवार के साथ ही मिलकर श्रम की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है। तो मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर रखता है। मझोले यानी मध्यम किसान और बड़े किसान जो होता है वो क्या करता है? अपने खेतों में काम करने के लिए श्रमिकों को किराए पर रखता है। तो आप इस पे फिर चर्चा कर लीजिएगा। खेतों में चलिए पढ़ देते हैं। खेतों में किए जाने वाले कार्यों को चित्र 1.6 में पहचानिए तथा इनको उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉट में खेती करने वाले परिवार से खेतों को काम करने वाले श्रमिकों का उगाही की गई है। आप इससे समझिएगा कि खेतों में जो काम करने के लिए जो श्रमिक आते हैं, या तो उसके पास क्या होता है? ना तो खेत होता है, और कुछ ऐसे श्रमिक होते हैं जिसके पास क्या होता है? छोटा छोटा आकार का खेत होता है। वो क्या करता है? उससे जब उसकी आवश्यकता पूरा नहीं हो पाता तो वो दूसरे के खेतों में कार्य करके अपनी आवश्यकता यानी पूंजी जुटाता है। खाने पीने के लिए आवश्यकता होता है उसे पूंजी की। चलिए एक स्टोरी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। चलिए स्टोरी समझिए। आजकल काम मिलना कठिन है। केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। तो घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम किया था। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहाई के लिए थ्रेशर है। यहाँ तक कि खरपतवार की साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों का छिड़काव करते हैं। अब देखिए, इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। मुझे स्थानीय ये बोलता है लड़का बोलता है, मुझे स्थानीय साहूकार को 2,000 रुपया देना है। मैंने पिछले गर्मी में 1,000 रुपया लिए थे। जब खेतों में काम नहीं था, मैंने इसे कैसे चुकता कर पाऊँगा? मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। अब ये बोलती है, मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं। चलिए अब हम आगे समझते हैं। फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसे किसानों का होता है, बल्कि उन्हें एक किसानों किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकता है। या तो मजदूरी जो करता है या तो उसे नगद दिया जाता है या तो वस्तु के रूप में दिया जाता है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई कटाई के लिए अलग अलग होते हैं। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या तो उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई को पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। डाला डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि वे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपया मार्च 2017 को निर्धारित है, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपया ही मिलता है। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन पे भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है।
जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से एक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं और अगला सेशन हम इससे आगे आप लोग को आगे के वीडियो में लाएंगे। अगर आपका हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज हम अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ज़रूर आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हमें पढ़ाने में और भी अच्छा लगे। धीरे धीरे जैसे ये सेशन धीरे धीरे अभी 1 घंटा का है, अभी ये सेशन संडे संडे को ही आएगा। उसके बाद जब जब कुछ जब मार्च अप्रैल के बाद ये सेशन आपको डेली लाया जाएगा। डेली आपको 1 घंटा का 2 घंटा का वीडियो दिया जाएगा ताकि ये न लगे कि हम आपको मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको एनसीईआरटी से यूट्यूब पे प्रचार करने आया हूँ। ये सब कुछ नहीं, हम आपको पूरा 6 से लेके 12 तक ऑल एनसीईआरटी कवर करेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। और ऐसे में नहीं कि मतलब मैं एक पेज लेकर आया उस पर सिंपल मैं आपको समझा दिया, ये आप रीड करके पढ़ाएंगे। जहाँ पे समझाने वाला होगा वहाँ पे हम आपको समझाएंगे। तो चलिए, आपको हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और आप लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।